नमस्ते दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस समझ में भी आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। अब आज की क्लास में हम एक रामानुजम जी हैं जो कि सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियंस माने जाते थे, उनकी कुंडली देखेंगे। आज की वीडियो शुरू करने के पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन मैडम का जिन्होंने मुझे ये किताब भेजी। ये किताब है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये बुक बेसिकली जो है ये डील करती है ऐसी आत्माओं के बारे में जो कि कभी किसी जन्म को लेना चाहती हैं। ये कंसेप्ट जो है मैंने इनसे एक बार शेयर किया था कि एस्ट्रोलॉजी में हम कभी कभी ऐसे भी कुंडलियों को देखेंगे जहाँ पे कि इंसान पिछले जन्म में उसकी कुछ आपातकालिक मृत्यु हुई होंगी, तो वो भी हमें हमारी कुंडलियों में दिखता है। उन बातों को लेकर हमारा डिस्कशन था, जिसके बाद ये किताब हमें मिली थी। तो थैंक्स अलॉट फॉर दिस बुक, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव किताब है। मुझे मेरी रिसर्च में ये ज़रूर काम आएगी। थैंक्स अलॉट। अब हम चलते हैं आज की अपनी कुंडली के विश्लेषण के ऊपर। हमारी जो कुंडली है, ये कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है, और 2 नंबर जब लिखा है तो ये राशि हो गई वृषभ राशि, जिसे कहते हैं टॉरस साइन। इस राशि के देवता हो गए शुक्र ग्रह। शुक्र यहाँ पे अपनी ही राशि में छठे घर में बैठे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छठा घर जो होता है वो बीमारी का होता है, तो यहाँ पे जो शुक्र हैं वो बीमारी के घर के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ पहले भाव के भी स्वामी हैं। तो ये तो हुई पहली बात कि अगर हम कहें कि हेल्थ कैसी रहेगी इंसान की, क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो काम है वो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को दर्शाना है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में बैठे हैं छठे घर में। तो ऐसा इंसान बीच बीच में रह रह के बीमार पड़ता रहेगा और ठीक भी हो जाया करेगा। क्यों? क्योंकि पहले भाव का स्वामी छठे भाव में आया है, और छठे भाव से उसका वैसे भी रिश्ता है क्योंकि वो उस राशि का स्वामी है। तो यहाँ पे इस प्लेसमेंट पोजीशन को हम बुरा नहीं मानते इस पर्टिकुलर कुंडली में, क्योंकि ये 2 नंबर से शुरू होती है, तो छठे घर में भी सेम राशि उसी प्लेनेट की आती है, इस कारण से यहाँ पे इसको बुरा नहीं मानते। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट हाउस है उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे हमें मिलता है लगन 16 डिग्री वृषभ राशि टॉरस साइन, जहाँ पे नक्षत्र है रोहिणी। नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा। तो इस कुंडली में लगन लग्नेश कौन हो गए? चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है उनकी एक राशि होती है, वो होती है कर्क राशि, कैंसर साइन। 4 नंबर ये है। ये किस भाव में आई है? तीसरे भाव में आई है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, करेज का। तो कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस माइंड अपने साथ करेज और पराक्रम को लेकर आया था। सबकॉन्शियस माइंड जिस घर में बैठा है वो घर है हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ फ्रेंड्स, हाउस ऑफ फेम। इस कारण से ये कहीं ना कहीं इनका एक सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करेगा जो इनको गेन्स देंगे, फ्रेंड्स देंगे, और साथ साथ बहुत अच्छा फेम भी देंगे। क्यों? क्योंकि जिस राशि में ये बैठा है वो राशि के साथ ये न्यूट्रल रिलेशन में, कोई इसकी दुश्मनी नहीं होती। अब ये है हमारे लिए लग्नेश, ये है हमारा लगन। लगन की डिग्री 16 डिग्री, लग्नेश की डिग्री है 9 डिग्री। इस लगन को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। इस लगन को देखते हैं पहले। इस लगन के ऊपर 2 ग्रहों के एस्पेक्ट है, एक है जुपिटर और एक है मर्क्यूरी। क्योंकि लगन 16 डिग्री का था तो 16 डिग्री के पास आएगा 22 डिग्री का एस्पेक्ट, इसलिए मर्क्यूरी ग्रह का, बुध ग्रह का जो एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है हमारे इस लगन के ऊपर। इसके बाद गुरु जो है वो 3 डिग्री का है। 3 डिग्री के होने के बाद भी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एस्पेक्ट कर सकते हैं, तो 7th एस्पेक्ट जुपिटर का आएगा, थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बुध। दूसरी चीज़, जुपिटर के मैंने कहे थे 5, 7 और 9 होते हैं, तो जुपिटर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट जो है वो भी हमारे चंद्रमा के ऊपर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, चंद्रमा जो है ना वो मन का भी कारक होता है। तो यहाँ पे मन और बुद्धि, सबकॉन्शियस माइंड और मन दोनों ही मैच आउट हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा ही दोनों को रूल करता है। तो हमारे जुपिटर का एस्पेक्ट है हमारे चंद्रमा के ऊपर, हमारे जुपिटर का एस्पेक्ट है हमारे लगन के ऊपर,
हमारे लगन के ऊपर दूसरा एस्पेक्ट है वो है मर्क्यूरी का। अब देखिए मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी इस कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस हम देखते हैं वो होती है हमारा मंत्रणा शक्ति, हमारे सोचने समझने की जो एग्जैक्ट पावर है वो हमारे पास इस फिफ्थ हाउस में आती है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके ये देख रहा है लगन को। जुपिटर को देखें, जुपिटर है एट्थ हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड। एट्थ हाउस का मतलब है रिसर्च माइंडेडनेस होना और 11th का मतलब है गेनफुल होना। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो क्या दर्शा रहा है, वो कहीं ना कहीं रिसर्च की थॉट दे रहा है, क्योंकि वो लगन और लग्नेश दोनों को देख रहा है। इस कारण से रामानुजम जी जो हैं वो रिसर्च की लाइन में थे। अब इनकी ज़िंदगी को जब मैंने सुना तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात आए जहाँ पर कि इनको सेटबैक्स मिले हैं फाइनेंस के पॉइंट पर। वो इसलिए क्योंकि जो सेविंग हाउस का लॉर्ड है वो अपने से छठे घर में चला गया है, जिससे हम षडाष्टक मानते। इसलिए धन की स्थिति भले यहाँ पे कमज़ोर रही, लेकिन इस कुंडली में क्योंकि लगन और लग्नेश के ऊपर गुरु और बुध का प्रभाव है, इसलिए इस जातक का दिमाग ब्रिलियंट माइंड कहा जाएगा। एक है प्लैनेट ऑफ विजडम, एक है प्लैनेट ऑफ एनालिसिस। आपके पास विजडम है, आपके पास ज्ञान है और साथ ही साथ उसको एनालाइज करने की ताकत भी है। इसलिए ये जातक जो है अपने दिमाग बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाएगा। मैंने कभी इनसे एक बार कही भी कि ये जो सूर्य है ये हमेशा बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है ना वो जहाँ भी बैठेगा उस भाव में इंसान की एक अलग से ताकत मिलेगी। आप कुछ भी करना चाहो तो आप जो आपका सूर्य जिस भाव में होता है वो वाले भाव को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोचते हो। यहाँ पे सूर्य चौथे घर का स्वामी है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और एट्थ हाउस में बैठा है। एट्थ हाउस में जब सूर्य जैसा ग्रह जाएगा तो क्या होता है, सूर्य में बहुत ज़्यादा प्रकाश है, ये अंधेरे में भी उजाला कर देता है। इसलिए जब सूर्य आठवें घर में बैठा हो तो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा खोज लेता है या कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा कर लेता है कि उसका नाम हमेशा उसके मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है। आठवें घर में सूर्य हो तो ये एक स्पेशल क्वालिटी होती है इंसान में, वो कुछ ना भी हो लेकिन जब भी वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ज़रूर बड़ा करेगा कि वो अपने जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। तो रामानुजम जी को उनकी मृत्यु के पश्चात भी अगर याद रखा जाता है तो ये कारण है सूर्य का आठवें घर में होना। रिसर्च लाइन का कारण मैंने आपको बता दिया। जुपिटर जो एट्थ हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर एट्थ के साथ साथ 11th का भी लॉर्ड है, इसलिए रिसर्च के साथ गेन है। तो रिसर्च और गेन और जो ये लगन का लॉर्ड है कि चंद्रमा गए हैं, ये गए हैं 11वें घर में जो कि हाउस ऑफ गेन्स और फेम है, इसलिए इनको फेम भी मिला। अब देखिए इस चंद्रमा को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चंद्रमा पे हमने देखा इसकी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि क्या होगी, मंगल स्वामी है 12वें घर का और मंगल स्वामी है 7वें घर का। 7वां घर तो पार्टनरशिप हो गया, बिजनेस हो गया, इनको दर्शाता है, इसको छोड़ देते हैं। ये मूल त्रिकोण राशि है मंगल की जो कि 12वां घर है। 12वां घर जो होता है वो एक बहुत ही अलग तरीके की सोच को दर्शाता है। जैसे दुनिया कहती है कि लोग पागल हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए, वो जो पागल है ना उनके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो हमारे को लगता है एबनॉर्मल है। तो ऐसी कंडीशन में ये मंगल एक अलग ही सोच देगा। वो मंगल एक ऐसी सोच देता है जो कि आम आदमी सोचता ही नहीं है। इस इंसान को ऐसे बहुत से ख्वाब, ऐसे बहुत से इसके दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेसेस आएंगे जिस पे ये काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल 12th हाउस की एनर्जी लेके चल रहा है। ये साधारण इंसान हो ही नहीं सकता। दुनिया भले ऐसे लोगों को पागल समझ ले, लेकिन ऐसे ही लोग, क्योंकि जो अलग सोच सकते हैं वही दुनिया में कुछ नया ला सकते हैं। एक जैसे सोचने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसकी सोच अलग होगी उसी में कुछ बल होगा जो कि वो कुछ करेगा। तो यहाँ मंगल क्योंकि 12वें घर का स्वामी है तो हम इसको देखते हैं ये एक्सोवर्ल्ड है। एक्सोवर्ल्ड से मेरा मतलब है कि पूरे अर्थ से बाहर की चीज़ को कुछ भी सोच सकना, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वो सोच लेना, ये काम मंगल देता है। और मंगल एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है किस बात को, मंगल रिप्रेजेंट करता है लॉजिक्स को। तो जब तक इंसान के पास लॉजिक नहीं होगा तब तक तो वो रिसर्च कर ही नहीं सकता। ये मंगल क्योंकि लॉजिक का प्लैनेट है, इसने चंद्रमा को देखा, डिग्री देखिए 9 डिग्री पे चंद्रमा है, 15 डिग्री यानी तकरीबन 6 डिग्री के डिफरेंस पे ये बैठे हैं। इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट है। इस म्यूचुअल एस्पेक्ट के कारण इनको ये पॉसिबिलिटी बनी कि ये बहुत अच्छा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप कर पाए।
तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंसान के जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल है मंगल के कारण। उसके अंदर विजडम है क्योंकि जुपिटर लगन को भी देखता है, लग्नेश को भी देखता है। फिर मर्क्यूरी जो है वो इस लगन को स्पेसिफिकली सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से देख रहा है। इस कारण से जो आपका मर्क्यूरी है वो मैथमेटिकल स्किल्स देगा, एनालिटिक स्किल्स देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कुंडली में मर्क्यूरी सन से पीछे होगा, क्योंकि हम आगे देखेंगे मर्क्यूरी 3 जगह पे दिखता है, या तो सन के पीछे, या तो सन के साथ, या तो सन के आगे। जब भी किसी कुंडली में मर्क्यूरी सन के पीछे होता है तो ऐसे बच्चों का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब वो आपको सेकंडों में कोई गुणा भाग करके नहीं दे सकते। लेकिन मर्क्यूरी जब सन के पीछे होता है ना, तो बच्चे का दिमाग भले दुनिया के लिए मंदबुद्धि हो, ऐसा दिमाग वाला इंसान जिस भी काम में जुड़ता है, उससे लगता है, उसकी बहुत अच्छी बारीकियों को निकाल के लाता है। क्योंकि बार बार जब कोई काम करता है ना, तो वो उसको बहुत अंदर बारीकी से समझ पाता है। ये खासियत है। जब भी मर्क्यूरी सूर्य के पीछे जाएगा तो इंसान का दिमाग भले शुरुआत में बहुत अच्छा फास्ट ना चलता हो, आपको बच्चा मंदबुद्धि लगता हो, लेकिन वो बच्चा कोई ना कोई बड़ा काम जो रिसर्च हो या ऐसे काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय लगता हो, उन चीज़ों पे खोज वाले काम ऐसे लोग बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं अब हम 8वां घर, क्योंकि रिसर्च के लिए कोर इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हम रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। 8वें घर में जो मिड पॉइंट है वो 12 डिग्री का था, जो कि मूला नक्षत्र है केतु के पास। तो केतु अपने अंदर रिसर्च की कैपेसिटी लेके चल रहा है। रिसर्च की कैपेसिटी की जो आत्मा केतु है, ये 9th हाउस में बैठी है। 9th हाउस में केतु अच्छा माना जाएगा। कारण ये है कि केतु भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है और बैठा भी स्पिरिचुअल हाउस में। लेकिन 2 नंबर, क्योंकि यहाँ राशि है तो यहाँ पे शनि की राशि आती है। शनि जो है वो डायरेक्टली स्पिरिचुअलिज्म को नहीं मानता, वो कर्म को ही स्पिरिचुअलिज्म मानता है। अब रिसर्च की आत्मा होके केतु ने शनि पे दृष्टि डाली है। शनि कौन है इस कुंडली में? शनि इस कुंडली में भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी है। तो कर्म के स्वामी के ऊपर जब ये केतु रिसर्च की आत्मा का एस्पेक्ट आया है, तो ऐसा इंसान रिसर्च करेगा, 100% करेगा। रिसर्च के बाद केतु क्या देता है? केतु दिखाता है बारीकी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिक्स के उन्हीं सारे कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझा जिसे हम देख के हवा उड़ा देते थे। क्योंकि ये बारीकी है, ये रीज़न है कि बारीक से बारीक छोटे से छोटे फार्मूलों को इन्होंने डेवलप करके दिया। लगन के ऊपर भी केतु का एस्पेक्ट है और कर्म के ऊपर भी केतु का एस्पेक्ट है। केतु का एक एस्पेक्ट इस मंगल के ऊपर भी है। इस कारण से हम देखें तो लॉजिकल माइंड के अंदर भी बहुत अच्छी बारीकियाँ आएंगी, कर्म के अंदर बहुत ही स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझेगा इंसान, और दिमाग के अंदर भी एक बहुत ही बारीकी से आएगा, मतलब किसी भी काम को उस लेवल तक जाके करना जिसकी कि बिल्कुल फाइन जो थ्रेड बराबर चीज़ें निकाल के लाना, ऐसे लोग करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद एक बात है कि शनि क्योंकि आयु का कारक होता है और शनि को यहाँ पे केतु देख रहा है और शनि है वक्री, इस कारण से इस जातक की जो आयु थी ये कम थी, क्योंकि शनि आयु का कारक है, एक हो गया वो वक्री और उस पर केतु का एस्पेक्ट है, इसीलिए इनकी जो मृत्यु है वो ऑलमोस्ट 33 की एज पर हो गई थी। तो ये ज़रूर लॉस है इसका कि एज के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन इस एज के पहले ही इन्होंने सारे काम कर दिए। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टम में बैठा है, जो कि नेम फेम आफ्टर द लाइफ जरूर देता है, तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। इसके अलावा एक चीज़ और इस कुंडली में देखने लायक है, जिसे कि आपको देखना चाहिए। इस जातक का जो लगन लग्नेश चंद्रमा है वो तो 11वें भाव में गया है, लेकिन जो पहला भाव है जिसका काम है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसका स्वामी 6ठे घर में चला गया है। अब इसका 6ठे घर में जाना, क्योंकि उसकी अपनी राशि थी, वहाँ तक तो अच्छा था, चलो वो ठीक ठाक है, थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ेगा और सुधर जाएगा। यहाँ पे आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनकी आयु ही कम हो गई, इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ और डेथ हो गई। तो उसका एक कंडीशन ये थी कि इनके जन्म के समय इनका जो शुक्र और जो इनका चंद्रमा है वो राहु और शनि से वेधा में थे। वेधा का मतलब होता है कि एक इक्वल फोर्स आ रहा है उस प्लैनेट के ऊपर, जो कि उसके एनर्जी को
रोक रहा है, एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ रही है। तो वीनस की जो एनर्जी है उसको काफ़ी हद तक शनि और राहु रोक रहे थे। इस कारण से ये चाह कर भी हेल्थ को पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं कर पा रहा था, और यही कारण था कि रह रह के इनकी हेल्थ जो है वो गिरती चली जा रही थी। और फाइनली जब ये केतु जो कि आत्मा है 8वें घर में, जो कि हमारे लिए लाइफ और डेथ का हाउस है, जब इस आत्मा ने 12वें घर से रिश्ता जोड़ा तब इनकी मृत्यु हुई। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 8th हाउस का लॉर्ड क्योंकि अपने अंदर रिसर्च कैपेसिटी रखता है, उसका एस्पेक्ट रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, और मर्क्यूरी जो कैलकुलेशन का प्लैनेट है उसका यहाँ पे देखना बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस कुंडली में एक और योग है जिससे हम कहते हैं राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग अभी भी मेरे लिए एक खोज का ही विषय है। उनका ये मानना है कि जब कोई भी ग्रह एक दूसरे की राशियों में जाते हैं तो वो दोनों ही भाव जिनमें वो गए हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इस हिसाब से मैं कहूँगा कि 5th हाउस और 7th हाउस, क्योंकि मर्क्यूरी 5th हाउस का लॉर्ड होकर 7th में आया है, 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गया है, तो जो आपका मेंटल कैपेसिटी है वो, और 7th हाउस जो होता है वो होता है पब्लिक इमेज। इनके बीच में ये रिलेशन था जिस कारण से इस इंसान की मेंटल कैपेसिटी ने इसको एक पब्लिक इमेज बना दिया। ये बहुत ही क्रूशियल एक्सचेंजेस होते हैं, कुछ कुंडलियों में ही ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं। इस कारण से हमें रिसर्च में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिन पे हम प्रैक्टिकल रिसर्च कर पाएँ। लेकिन हमारी जहाँ तक अभी ज्ञान है वो ये कि इन भावों में, यानी जिन भी भावों में राशि परिवर्तन होता है उन भावों के बीच में जैसा रिश्ता होता है उस हिसाब से इंसान की ज़िंदगी होती है। इसमें क्योंकि पंचम के साथ सप्तम का है तो अपने दिमाग से इनको एक पब्लिक इमेज मिली। फेम क्यों मिला? फेम इसलिए मिलेगा क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है उसको राहु देखता है। मैंने कहा था राहु जिसको भी देखेगा वहाँ पे एक्सपेंशन का काम करेगा। अब राहु यहाँ पे क्या है? राहु इस कुंडली में 10th हाउस की आत्माएं शतभिषा नक्षत्र के मालिक हैं। तो राहु इस 10th हाउस फेम के एक्चुअल में मिड पॉइंट लॉर्ड हैं और वो इसी भाव के स्वामी शनि के साथ विराजित हैं। इस कारण से ऐसे इंसान को एक अच्छा फेम मिलेगा, अपने दम पे मिलेगा। कारण 10th हाउस से ये गलत बैठे हैं, छठे बैठे हैं, इसलिए इंसान को अपने कर्म क्षेत्र में बहुत परेशानियां आएंगी। लेकिन इनका जो ये प्लेसमेंट है राहु और शनि, ये तीसरे भाव में पराक्रम भाव में होने के कारण इंसान अपने पराक्रम से अपने आप को खड़ा जरूर करेगा। इनको ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आई लेकिन इस योग ने इनको हमेशा खड़ा रखा, और यही कारण है कि आज ये मैथमेटिक्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन है। आज का वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, और जो भी कुछ आपको लगता है वीडियो में बदलाव होना चाहिए उसको भी आप बिना किसी डर के या बिना किसी सोच के कि भाई सामने क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ ना सोचते हुए आप बिल्कुल शेयर कीजिए। जो भी नए बदलाव आपकी तरफ से बताए जाएंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको अपने वीडियोज़ में ज़रूर ला सकूँ। धन्यवाद।